आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि प्रोटीन और सप्लीमेंट्स लेने से बॉडी के ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि प्रोटीन कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए? क्या सही समय है प्रोटीन लेने का? क्रिएटिन क्या है, उसके फायदे क्या है, क्या आपको उसके बारे में जानकारी है? ओमेगा 3, प्री वर्कआउट, जिम करते समय हमें कितना पानी पीना चाहिए, कम या ज्यादा? अगर नहीं पता है तो इस पॉडकास्ट में हम एक सप्लीमेंट एक्सपर्ट के साथ ये पूरा डिस्कशन करेंगे और आपको पूरी जानकारी साझा करेंगे। वेलकम सोहेल भाई, थैंक यू। मैं आपको तब से जानता हूं जब से आपने जेजे प्रोटीन ओपन किया है। उसके पहले के सोहेल भाई के बारे में बताइए कुछ। भैया मेरा को जब से आप जेजे प्रोटीन में जान रहे हैं, उसके पहले तो मेरी थोड़ा सा लाइफ जो रही बहुत इंटरेस्टिंग रही है। एक जो भी बंदा मेरे से मिलता है तो वो मोस्टली बोलता है कि भाई तुम्हारे तो मजे हैं कि यार तुमको दिन भर एसी में बैठना है, कस्टमर तुम्हारे पास आया चल कर आता है तुमने, है ना, उसके बाद माल बेचे और एसी में दिन भर आपको कुछ ज्यादा मेहनत काम नहीं करना पड़ता है। पर मैं यहाँ तक पहुंचा कैसे, इसके पीछे भैया एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि मेरा जो घर है, जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ मैंने स्टडी करा, वो है पचमढ़ी। ओके। और पचमढ़ी आपको मालूम है कि टूरिस्ट प्लेस है। वहाँ पे गिनो चुने स्कूल है, हॉस्पिटल बहुत कम है। तो इसमें मेरे मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट रहा है कि उन्होंने मुझे आगे बढ़ाना था। तो अब मेरे को जो 11th-12th करना था, जो स्ट्रीम मुझे चाहिए था वो पचमढ़ी में थी नहीं। जो मैंने अपना कॉमर्स कर रहा हूँ, कॉमर्स प्लस मैथ्स, ये मेरा सब्जेक्ट रहा है। तो अब वो स्ट्रीम वहाँ पे थी नहीं पचमढ़ी में। तो मम्मी और पापा ने पता करे और मेरे जो पढ़ने के लिए मेरे को भेजे इंदौर। इंदौर से मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा हूँ। 11th-12th आपने इंदौर से की? जी। वहां पे मैं था हॉस्टलर, वहां पे मैं रहा हूँ 2 साल हॉस्टल में। ओके। और आपको मालूम है हॉस्टल की लाइफ, मैंने ग्रेजुएशन किया हूँ इंदौर से, 2004 से 7 में इंदौर में था। पर हॉस्टल की लाइफ मैं बता रहा हूँ कि आज तक की मेरी सबसे यादगार लाइफ रही हो। सबसे अच्छी रहती है क्योंकि वहां पे एक पेरेंट्स की जो कमी रहती है वो हमारे वार्डन पूरा करते थे। और वहां पे आपको खुद स्ट्रगल करना है, आपके स्ट्रगल के पीछे कोई खड़ा नहीं रहेगा। हॉस्टल के उधम भी बहुत अलग लेवल के रहते थे। पर सबसे अच्छी बात ये थी कि जो हमारे डायरेक्टर थे वो बहुत बढ़िया इंसान। वहां तो हमको लंच में ही खाना वगैरह प्रोवाइड करवाते थे और वो खुद हमारे साथ खाते थे। बहरहाल जब मैंने 12th करा, 12th के बाद में जो कॉलेज करा, वो कॉलेज मैंने परासिया अपना बीकॉम करा। उसके बाद पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग करने चला गया मैं भोपाल। भोपाल में जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो वहां पे मेरे पेरेंट्स ने छोड़े कि मेरे को मिनिमम इनकम पॉकेट मनी आती थी मेरे पास कि आपको इतना अमाउंट हम भेज रहे हैं, आपको इसमें स्ट्रगल करना है। पापा ने बोले कि यार अगर मैं तो को दूंगा तो आप कहीं गलत रास्ता ना पकड़ लो, इसलिए मैं आपको जितना अमाउंट दे रहा हूं आप उसमें स्ट्रगल करना सीखो। तो उस वहां से मैंने स्ट्रगलिंग सीखा। जब मैं वहां पर पढ़ाई कर रहा था तो जब मेरे को पैसे की नीड लगी तो फिर मैंने वहां जॉब करना चालू करा। भोपाल में आपने जॉब? भोपाल में मैंने जॉब किया और जॉब में करता था मार्केटिंग। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, वहां पे मैं सीसीटीवी कैमरे के मार्केटिंग किया करता था। तो इंजीनियरिंग से मार्केटिंग में पहुंच गए आप? इंजीनियरिंग से मार्केटिंग में। okay. क्योंकि इंजीनियरिंग का उतना नॉलेज, क्योंकि मैं स्टडी कर ही रहा था। और आपको मालूम है इंजीनियरिंग बनना, इंजीनियरिंग में अगर जा रहे हो तो इंसान बोलता है एक्सपीरियंस क्या है आपके पास। तो इसलिए मैंने चूज करा मार्केटिंग। मार्केटिंग में इंसान ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं पूछता, भाई आप जाओ फील्ड में जाओ, अब हमको इतना, आप धंधा करोगे तो पैसा मिलेगा, करो पैसा मिलेगा। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं जब ज्वाइन करा तो एक हफ्ते तो बड़ा नर्वस रहा कि मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा। पर उसके बाद जब मेरे ऑनर थे, उन्होंने सपोर्ट करे कि भाई तू कर सकता है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं पैदल, उस टाइम मेरे पास गाड़ी वगैरह कुछ नहीं थी, 12-12, 20-20, 25-25 किलोमीटर चलता था। कौन से ईयर की बात है ये? 2013 की बात है। okay. 2013 में मैं 25-25, 30-30 किलोमीटर चला हूं पैदल, सिर्फ 102 ऑर्डर के लिए। तो जो मेरे बॉस थे वो बोलते कि यार पागल आगल है, इतना लंबा अपन को नहीं कवर करना है। पर मैंने बोला नहीं, कि आपने जो मेरे को टारगेट दिया मुझे पूरा करना है। फिर इसके बाद जब मैंने मार्केटिंग छोड़ा, इसके बाद फिर मैंने ज्वाइन करा अपना चित्रांश ग्रुप में, अकाउंटेंट बना। जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, वहां पर मैंने 1 साल क्या बोलते अकाउंटिंग करा। फिर स्ट्रगलिंग बढ़ी, धीरे बढ़ी, फिर मैं गया कॉल सेंटर। कॉल सेंटर ये सब आपने भोपाल में किया? ये सब मैंने भोपाल में करा। कॉल सेंटर में मैं सुबह से जाता था और शाम को वापस आता था। वहां पे टेंशन आपको मालूम है कितनी रहती है।
इतनी स्ट्रगल करने के बाद मैंने बोला कि अब मेरे को कोई अपना एक ऐसा धंधा पकड़ना पड़ेगा जिसमें मैं ग्रोथ कर सकूं, क्योंकि जॉब टेम्परेरी है, आप परमानेंट वहां पे काम नहीं कर सकते। तो जब मेरे कजिन है, मेरे बड़े भाई हैं ताबिश भाई, वो सप्लीमेंट इंडस्ट्री में तकरीबन 12 से 15 साल से हैं। ओके, रिलेटिव उनको आपके? मेरे बड़े भाई बोल सकते हैं आप उनको, बड़े भाई ही हैं वो। उन्होंने मुझे गाइड करे। उन्होंने बोले सुहेल यार तू परेशान क्यों हो रहा है, तू एक काम कर, सप्लीमेंट स्टोर उसमें आ, सप्लीमेंट वाली जो इंडस्ट्री रहती है हाँ। उस इंडस्ट्री में आओ, मैं फुल सपोर्ट करूंगा। और जो ताबिश भाई हैं, जो मेरे बहनों ये तौसिफ खान, उनके सगे भाई हैं Okay. बड़े, तो मैं उनको बड़े भाई से बढ़कर मानता हूं। तो उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट करे। उन्होंने बोले कि तू सिर्फ काम कर, पूरा सपोर्ट मेरा है। आज का दिन है, उनका फुल सपोर्ट मेरे साथ है। तो वो मतलब किस में, मैन्युफैक्चरिंग में है या वो होलसेलर है, होलसेलर है वो? उनको बहुत नॉलेज है कि कब प्रोडक्ट कहां से कैसे, और सबसे बड़ी बात ऑथेंटिसिटी का सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं। उनको इससे मतलब नहीं है कि माल कहां सस्ता मिल रहा है, कहां पे नहीं मिल रहा है, उनको सिर्फ इस चीज से मतलब रहता है कि क्वालिटी कहां मिल रही है। हमने एक्चुअली आपको बुलाया भी आज उसी के लिए है, क्योंकि मैं खुद आपसे लेता रहता हूँ सप्लीमेंट्स, और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है सप्लीमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहता हूँ आपसे कि बेसिकली सप्लीमेंट होता क्या है? भैया सप्लीमेंट का जो मैटर है कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं सप्लीमेंट होता क्या है, आप नॉर्मल जिंदगी में जो खाना खा रहे हैं उससे क्या मतलब क्या हुआ, कि आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन जा रहा है वही काम सप्लीमेंट करता है। ओके। बट अगर आप आज की कंडीशन देखें तो कौन सा खाना नेचुरल है? आप सब में केमिकल है। आप सब्जियां लेंगे उसमें केमिकल मिलेगा। इंसान बोलता है कि फ्रूट्स सबसे सेफ रहते हैं, नहीं हो रहा है। फ्रूट्स में सबसे ज्यादा केमिकल मिलेगा आपको। तो आपके पास नेचुरल चीज क्या है? तो सप्लीमेंट जो है वो सप्लीमेंट आपकी न्यूट्रिशन की पूर्ति करता है। ओके। अब सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट अलग अलग टाइप में भी आता है कि आप उसको एज अ प्रोटीन, गेनर, आइसोलेट, हाइड्रोलाइज। मैं ये भी पूछना था, अभी उस दिन मैं प्रोटीन के बारे में पढ़ रहा था। हाँ। तो नॉर्मल आदमी बोलता है प्रोटीन मतलब वे प्रोटीन होता है, पर वो 3 से 4 अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं। क्या रहते हैं वो? एक रहता है कॉन्सेंट्रेट, एक रहता है आइसोलेट, एक रहता है हाइड्रोलाइज्ड। तीनों अलग अलग हैं। कॉन्सेंट्रेट में कार्ब्स और कैलोरीज की मात्रा रहती है। ओके, कार्ब्स एंड कैलोरीज दोनों रहती हैं। उसमें प्रोटीन भी अच्छा खासा रहता है। जैसे आप नॉर्मली मान चलिए 20 से 24 ग्राम तक इसमें प्रोटीन 25 ग्राम तक मिल जाता है। ये पर स्कूप पे बात पर स्कूप की बात कर रहा हूँ। पर स्कूप में भी अब हर कंपनी अलग अलग अपने हिसाब से देती है। उसके बाद आता है आइसोलेट। आइसोलेट कॉन्सेंट्रेट से ज्यादा प्योर रहता है, डाइजेशन में इजी रहता है, इजी डाइजेस्ट होता है। और आइसोलेट से भी ज्यादा प्योर रहता है हाइड्रोलाइज्ड। ओके। सिर्फ आपको बॉडी में मतलब सिर्फ पीना ही भरे आपको, उसके अलावा वो जाके पूरा प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सिर्फ प्रोटीन ही रहता है, प्योर प्रोटीन रहता है। इसमें डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ओके। जिसको डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो वो हाइड्रोलाइज्ड यूज कर सकता है, वो सबसे बेस्ट रहता है। जैसे प्रोटीन का आपने बताया, तो पूरे 24 घंटे में बेस्ट टाइम क्या होता है, कब लेना चाहिए प्रोटीन? बेस्ट टाइम आपके लिए ये रहेगा कि एक सुबह नाश्ते के बाद। मोस्टली बंदे ये पूछते हैं कि भैया अगर हम नाश्ता के पहले ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्या? पर नहीं, अगर आप नाश्ता करने के बाद लेंगे प्रोटीन तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओके। क्योंकि आप नेचुरल फूड भी तो इंटेक करिए। क्योंकि बहुत से लोगों को डर रहता है कि भाई हम प्रोटीन पी रहे हैं, फिर हमारे क्या बोलते हैं हम नेचुरल डाइट पे तो रहेंगे ही नहीं, फिर हमारी हैबिचुअल हो जाएगी क्या कि हम तुमको लाइफ टाइम ही पीना पड़ेगा प्रोटीन। कुछ लोगों का कहना रहता है प्रोटीन लेने से क्या किडनी लीवर कुछ खराब होने लग जाता है। ऑथेंटिक प्रोटीन आप लीजिए ना। आप ऑथेंटिक प्रोटीन की बात करेंगे तो आपकी लीवर किडनी कैसे फेल हो जाएंगे? अच्छा, इसी में मेरे को एक चीज बताओ, प्रोटीन मैंने सुना कुछ 100 रुपए में भी आना चालू हो जाते हैं कि 800-900 रुपए के भी आते हैं, वो बढ़ के 4000 5000 वहां तक भी रहते। तो इतनी वेरिएशन कैसे हो जाता है पैसों का? देखिए ये इंडियन मार्केट है। इंडियन मार्केट में आपको एक प्रोडक्ट 100 रुपए से 1000 रुपए तक मिल जाएगा। पर ये चीज आपके ऊपर रहता है कि आपको उस चीज का नॉलेज है कि नहीं। अभी मैं आपको बहुत अच्छा एक इंसिडेंट बताता हूं जो मेरे साथ हुआ। एक कस्टमर आए, बोले सुहेल भाई मेरे को ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है भैया ये प्रोडक्ट आपको मैं दे रहा हूँ।
और उनको मैंने गाइड भी करा कि भैया ये मैं प्रोडक्ट दे रहा हूं, ये आपको तकरीबन इस अमाउंट का पड़ेगा, बट मार्केट में कहीं हो सकता है कि आपको ये तकरीबन 800 से 900 रुपए सस्ता मिले। ऐसा क्यों? बीच में बता रहा हूं मैं आपको जी। कि आपको 800 से 900 रुपए सस्ता मिले। बोले हाँ हाँ ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, आप ये ले जा लीजिए। ले गए। नेक्स्ट दिन मेरे पास आया कि यार भैया आपने मुझको महंगा दे दिया। तो मैंने बोला भैया मैंने आपको बताया क्या था ना कि 800-900 कि रुपए 800-900 डिफरेंस मिलेगा। अब डिफरेंस किस चीज का रहेगा? ऑथेंटिसिटी का डिफरेंस। ये आपको मार्केट में आप किसी प्रोडक्ट मिलता है, जैसे आप ऑनलाइन जाते हैं तो मेरे पास बंदे आते हैं कि भाई ऑनलाइन आप इतना महंगा दे रहे, ऑफलाइन आप इतना महंगा दे रहे, ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है। तो आप मुझे बताइए ना कि आप ऑथेंटिसिटी, आपको यहाँ पे ना रिटर्न का मामला रहता है ना कुछ रहता है। तो आपके यहाँ पे भी यहाँ तो रिटर्न का मामला है। क्या रिटर्न का मामला रहेगा आपके यहाँ? आप आइए शॉप पे, आप खोल कर चेक करिए प्रोडक्ट, और आप जैसे चेक करना है आपको। अगर मानिए जैसे यूज किया उस बंदे ने 2 दिन और 2 दिन के बाद में उसको लग रहा है कि फेक है, तो देखिए प्रोटीन का जो एक भरोसे पे चलता है ये चीज, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि ये पर्टिकुलर मेरे साथ तो नहीं हुआ, पर मेरे कजन के साथ हुआ है कि बंदे क्या करते हैं कि ले जाते हैं, ऑथेंटिक अपने पास रखते हैं, और जो ऑनलाइन बुलाते हैं वो रिटर्न कर देते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता, वो तो सीरियल नंबर वगैरह रहता है ना उसमें, डब्बे हाँ, में serial प्रोडक्ट वो चेंज करके देते हैं। अरे बाप रे। ये मैं बता रहा हूं कि ये इंडिया में बहुत बड़ा इशू है प्रोटीन का, कि मैं बोल रहा हूं ना, आप मेरी शॉप पे आइए, डब्बा खोलिए और खोल के पी के चेक करिए उसको। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपसे तो ले जाइए, कि आप स्कैन करिए। आप सेटिस्फाइड हो तो ले जाइए, नहीं तो फिर आजकल स्कैन करना बड़ी बात नहीं है। आजकल हर कंपनी अपना क्यूआर कोड बना रही है, स्कैनर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि आप स्कैन करिए, आप आइए शॉप पे, प्रोडक्ट ओपन करिए, घोल के पी के चेक करिए। अगर कोई इशू आ रहा है फिर मेरे को बताइए। पर अगर आप घर ले गए और फिर मेरे से बोल रहे हैं कि भाई वो ऑथेंटिक नहीं है, तो अगर आपको डाउट है तो आप मेरे शॉप पे प्रोडक्ट बुक करिए ना। अब जो मैं आपको फनी बात बता रहा था कि इस बंदे ने ले गया, मैंने बताया भी कि भैया मार्केट में डुप्लीकेसी बहुत है उस प्रोडक्ट की, आप जिसका ध्यान रखिए। तो बोले ठीक है, गए, फिर आए मेरे पास, बोले भैया आपने मेरे को इतना महंगा दिया। मैंने बोला भैया महंगा नहीं दिया हूं, मैंने आपको ऑथेंटिक चीज दिया हूं। मैंने आपको चीज बताया था कि भाई ये आपको सस्ता मिल सकता है, मैंने आपको क्यों बताया था? कुछ रीजन होगा ना कि मैंने अपने डुप्लीकेट, मार्केट में डुप्लीकेसी है। अब आप मेरे से बोल रहे हैं कि यार ऑनलाइन इतना सस्ता मिल रहा है, आप मुझे इतना महंगा दे रहे हो, तो आप एक बार ऑनलाइन मिला के चेक करिए, आपको खुद समझ में आएगा कि आप क्या प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। और अगर आप मेरे पास भरोसे पे आए हैं तो मेरा काम है कि आपका भरोसा जीतना। आप मेरे पास आए हैं तो मेरा काम यह है कि आपके ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। ऑनलाइन वाला इसका वो नहीं देगा। से जो ऑनलाइन ये जो नकली प्रोटीन होता है वो आपके ऑर्गन्स को डैमेज करता है। जाहिर सी बात है। जो अब आप बोल रहे थे कि भाई प्रोटीन पीने से ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, तो वो प्रोडक्ट रहते हैं कि इंसान फोकस करता है सस्ते पे। ओके, कि भाई आप मेरे को जो चीज 1000 रुपए की दे रहे हो, मार्केट में तो 400 रुपए का मिल रहा है ऑनलाइन। तो मैं आपको किस चीज का प्राइस ले रहा हूं? मैं आपको ऑथेंटिसिटी का प्राइस ले रहा हूं। जैसे अपन प्रोटीन पे ही बात कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल आदमी को कितने ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए वाई वे प्रोटीन? एक नॉर्मल बंदे के वेट के अकॉर्डिंग, अगर आप वेट के इक्विवेलेंट भी, अगर नॉर्मल बंदे की बात कर रहा हूं, कि अगर अपने वेट के इक्विवेलेंट भी अगर प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं तो सफिशिएंट होता है। जैसे मैं 80 किलो का हूं, तो मुझे वे प्रोटीन से कितना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए? देखिए पहले तो जो आप में से बोल रहे हैं कि वे प्रोटीन, डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोटीन ले रहे हैं, एक चीज। दूसरी चीज, हाँ अगर प्रोटीन इंटेक की आप मेरे से बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा यह मानना है कि आप पूरा, अगर आप 80 किलो, तो 80 किलो वे प्रोटीन आपकी बॉडी में क्यों कंज्यूम कर रहे हैं? डायरेक्ट वे प्रोटीन से ले रहे हैं। आप नेचुरल फूड इंक्लूड करके, जैसे आप वे प्रोटीन डाल रहे हैं, नॉर्मल एक वे प्रोटीन जो ले रहे हैं उसमें आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, तो 2 स्कूप आपके लिए सफिशिएंट है। ओके, मतलब 50 ग्राम प्रोटीन उससे ले सकता हूं, बाकी 30 से 40 ग्राम प्रोटीन जो है आप नेचुरल डाइट के थ्रू लीजिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इन केस आप कभी प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं, वे प्रोटीन, तो उसको आप नेचुरल डाइट से कवर कर सकते हैं।
तो मतलब जैसे कई लोग ये बोलते हैं कि जो लोग जो जिम जाते हैं सिर्फ वही वे प्रोटीन लेते हैं, क्या नॉर्मल आदमी वे प्रोटीन नहीं ले सकता? जैसे अगर मैं जिम नहीं जा रहा हूँ, एक हफ्ते 10 दिन नहीं गया मैं, तो क्या वो 10 दिन मेरे को स्किप रखना चाहिए कि कंटिन्यू रखना चाहिए? ये इंसान की गलत फहमी है। खाना आपको रोज लग रहा है, बिल्कुल। खाने की जरूरत तो आपको रोज है, तो फिर ऐसा क्यों कि जब मैं जिम जाऊंगा तब ही मेरे को प्रोटीन इंटेक करना है, नॉर्मल डेज में नहीं करना है? क्या आप नॉर्मल डेज में खाना नहीं खाते? खाते हैं। तो जब आपको नॉर्मल डेज में खाना आपको खाना है तो प्रोटीन भी आपको रोज लगना ही है ना। तो आप ये मिथ छोड़ दीजिए कि आपको जब जिम जाएंगे आप तभी आपको प्रोटीन इंटेक करना है। आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रोज ही है। मैं दूसरे सेगमेंट में बात करना था आपसे, जो प्री वर्कआउट होता है वो एक्चुअली क्या होता है? प्री वर्कआउट जो रहता है एक अपना अलग अलग कंपाउंड्स रहते हैं जो जिससे मिलके बॉडी में ज्यादा पंप और ज्यादा टिश्यूज ब्रेक होते हैं। ओके। जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है और फोकस में, जिसमें कैफीन रहता है, आपका सिट्रुलिन रहता है, जो आपका बॉडी में पंप फोकस बहुत अच्छा बनाता है, जिसमें आप वर्कआउट करते टाइम वेल फोकस्ड रहते हैं। और नॉर्मली अपने को जो प्री वर्कआउट लेना चाहिए वो कितने स्कूप लेना चाहिए और एक्सरसाइज के कितनी पहले लेना चाहिए? देखिए, इसका ऐसे फिक्स्ड नहीं रहता है कि कितना स्कूप लेना, डिपेंड करता है कि एक एनहेंस्ड बंदा है तो उसका स्कूप, उसका मतलब वो कौन सी कंपनी का ले रहा है, क्योंकि मार्केट में अलग अलग टाइप के प्री वर्कआउट्स हैं। Okay. अब किसी में कैफीन ज्यादा है, किसी में बेटा एलाइन ज्यादा है, मतलब जो कंपाउंड रहते हैं सबको ज्यादा रहते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्री वर्कआउट यूज कर रहे हैं। एक बिगनर है तो उसको कितने स्कूप लेना चाहिए? मेरा जो सजेशन है वो आपका हाफ स्कूप से चालू करना चाहिए। ओके। पहला बॉडी को समझने दीजिए कि आपकी बॉडी में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही है, आप उसको झेल पा रहे हैं कि नहीं झेल पा रहे हैं, कि नॉर्मल आपका ब्लड सर्कुलेशन जो हो रहा है वो आप हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बार मैं आपको इसका भी बहुत अच्छा किस्सा बता रहा हूं मैं आपको। मैंने एक प्री वर्कआउट एक मेरे फ्रेंड है उनको दिया। अब वो थोड़ा सा हेवी लिफ्टिंग करते हैं तो बोलते हैं सोहेल भाई आप मुझे प्री वर्कआउट दीजिए। तो मैंने दिया, तो बोले यार कैसा क्या है? मैंने कहा इसको आप सभी हाफ स्कूप से चालू करिए, हाफ स्कूप सफिशिएंट रहेगा, फिर धीरे धीरे आप स्कूप्स को बढ़ाना। बोले नहीं भाई मैं तो प्री वर्कआउट खूब पिया हूं, मैं तो 2-2 स्कूप मार लेता हूं, मुझे कुछ नहीं होता। मैंने कहा भाई जो मैं आपको दे रहा हूं इसमें कैफीन बेटा एलाइन काफी हाई है, तो उसको आप हाफ से चालू करिए। नहीं, अब उनने क्या करे, मेरी बात नहीं माने और जिम गए, एक स्कूप फुल मार लिए। 10 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ और कुछ टाइम बाद उनको चक्कर आने लगे। अब वो घबरा गए, उन्होंने मुझे कॉल करी कि सुल भाई ऐसा ऐसा हो गया, आपने क्या दे दिया? तो फिर मैंने बोला भाई पहले आप मुझे बताइए कि आप हैं कहाँ? बोले जिम में हूँ। मैंने कहा एक काम करिए, पहले हैवी लिफ्टिंग करिए थोड़ी सी, कि 1-2 स्क्वाट मार लीजिए हैवी, उसके बाद आप पानी पीजिए और थोड़ा सा रिलैक्स करिए, नॉर्मल आपका ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाएगा। उनने जो गलती करे वो गलती ये करे कि एक तो खाली पेट लिए और खाली पेट उन्होंने ओवरडोजिंग कर ली। ओके, तो प्री वर्कआउट खाली पेट नहीं लेना चाहिए। जो मेरा सजेशन है और जो मैंने अभी तक देखा हूं, जो मेरे नॉलेज में है कि अभी तक मतलब जो प्री वर्कआउट है वो खाली पेट नहीं लेना चाहिए। इसमें क्या होता है कि आपकी ईचिंग बढ़ जाती है, घबराहट तेज हो जाती है और आपकी बॉडी में कार्ब्स कैलोरीज कुछ रहेगा ही नहीं, अपनी बॉडी से नॉर्मल बॉडी रहेगी तो वो रिएक्ट करता है। ओके। और मैंने कुछ लोगों को देखा है जिम करते समय, ये प्री वर्कआउट तो आपका वर्कआउट के पहले हुआ, जिम करते समय भी कुछ लोग वो कुछ एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, वो मतलब BCAA ब्रांच एंड अमीनो एसिड, जो मसल रिपेयर का और एनर्जी का काम करते हैं। तो वो भी मतलब प्री वर्कआउट जैसा ही काम करते हैं? नहीं, वो अलग है। प्री वर्कआउट मसल्स ब्रेक करने में, टिश्यूज ब्रेक करने में काम करता है, BCAA उसको जोड़ने का काम करता है। मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था। मैंने 2003-4 में कुछ समय मैंने जिम कर रहा था, तो वहां पे जो हमारे ट्रेनर होते थे उस समय, ये पीटी तो वगैरह नहीं रहती थी, जो एक गुरुजी रहते थे, वो ये बोलते थे कि वर्कआउट करते समय पानी नहीं पिया जाता। वो ज्यादा से ज्यादा ये बोलते थे कि सिर्फ मुंह गीला करके वापस आ जाओ। सेम गोज विथ कराटे एंड अदर, उसमें भी वहां पे यही बोला जाता है कि आप वर्कआउट करते समय पानी नहीं पिएंगे। बट जिम करते समय मैंने देखा लोग 2-2 लीटर पानी पीते हैं। जो 2 लीटर पानी पी रहे हैं वो तो गलत है।
कि आपको 2 लीटर पानी इतना कंज्यूम नहीं नहीं करना। सॉरी, ये जो आप BCAA का बता रहे हैं वो क्या? 1-1 लीटर पानी में BCAA पी रहे हैं। BCAA नॉर्मली आपका 4 आधा लीटर पानी सफिशिएंट रहता है। Okay. हाँ, कोई इनहेंस्ड बंदा है तो उसका मैटर पूरा अलग रहता है, बट अगर आप नॉर्मल बंदे हो तो आपके लिए आधा लीटर पानी सफिशिएंट रहता है, क्योंकि आपको सिर्फ मुंह गीला करना है। जो बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है उसको हाइड्रेट रखना है। तो मतलब जिम करते समय भी आधा लीटर ही पानी पीना आधे चाहिए, लीटर उससे ज्यादा अगर सफिशिएंट करेंगे होता है, तो वो उससे खराब ज्यादा है। बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। कि अगर आप वो पानी पेट में अगर पानी डालेंगे तो जाहिर सी बात है, हैवी लिफ्टिंग करेंगे तो पानी बाहर आने की भी कोशिश करेगा, तो उससे आपको वोमिटिंग हो सकती है। ओके। और जैसे जो आप बोल रहे हो हैवी लिफ्टिंग वगैरह या बहुत हैवी अपन वर्कआउट करते हैं, उसके बाद में बॉडी ना बहुत अकड़ी अकड़ी सी लगती है, तो ऐसा क्या यूज किया जा सकता है कि वो स्टिफनेस बॉडी के अलग हो? इसके लिए हालांकि हर प्रोटीन जो रहता है, हर प्रोटीन में एक कंपाउंड आता है ग्लूटामिन। ग्लूटामिन जो रहता है वो आपके रिकवरी का ही काम करता है। ओके। ये इसका ग्लूटामिन अलग से भी मिलता है, और ये हर लगभग प्रोटीन में एडेड ही रहता है। ग्लूटामिन जो रहता है आपकी बॉडी नेचुरली बनाती है, बट इसको अगर आप नॉर्मली जा रहे हैं तो आपकी बॉडी पे ग्लूटामिन बन के और मसल रिकवर होने में तकरीबन 10 से 12 घंटे लगते हैं। जो कि अगर आप ग्लूटामिन प्रॉपर इनटेक कर रहे हैं तो 4 से 5 घंटे में आपका बॉडी रिकवर कर देती है। जो पेन वगैरह है तो स्टिफनेस है वो खत्म कर देती है। तो जैसे मॉर्निंग में अपन वे प्रोटीन ले रहे हैं तो वो 1-2 घंटे के अंदर अपने को, अगर शाम को अपन वर्कआउट कर रहे हैं, बट डिपेंड करता है किस क्वांटिटी में ले रहे हैं। ग्लूटामिन ज्यादा हाई डोजिंग नहीं रखें, 5 ग्राम सफिशिएंट हो। आजकल ये टैबलेट्स आ रही हैं आपका ओमेगा 3, क्या होता है, मतलब क्या करते हैं ओमेगा 3, किस काम में आता है? ओमेगा 3 का जो एक्चुअल काम है वो आंखों के लिए, आईसाइट्स अच्छी करता है, स्किन के लिए, बालों के लिए, और हार्ट के पास जो बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है उसको रिमूव करने का काम करती है। ओके। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल। जो नॉर्मली अपना जो आजकल डाइट है, अपन जो खाना खा रहे हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल अपनी बॉडी में इतना बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए तो ओमेगा 3 ओमेगा कोलेस्ट्रॉल 3 भी बेस्ट कंट्रोल करेगी, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करेगी। और आपने क्या बोला, वो हार्ट के पास में क्या बैड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब को ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल अगर कंट्रोल करना है अपने को तो उसके लिए अपने को ओमेगा बहुत 3 अच्छी यूज चीज करना है। पड़ेगा। अच्छा, आप ने जो जेजे प्रोटीन है ये कब चालू किया था? मैंने जो शॉप ओपन करा था छिंदवाड़ा में, जेजे प्रोटीन, ये मान के चलिए कि लॉकडाउन होने के तकरीबन 2 महीने पहले मैंने चालू करा। साला हम लोग ऐसे ही नहीं कर रहे क्या? मैंने जनवरी 2020 में चालू किया, आपने लगभग जनवरी 20। वो अभी अस्तु भाई पहले वो भी बोले जनवरी 2020 में ही किया। मैं आपको बता रहा हूँ, कोइंसिडेंट बता रहा हूँ कि मेरा शॉप ओपन होने के तकरीबन 2 से 3 महीने बाद अस्तु भाई के YouTube फिटनेस जिम ओपन हुआ था। फरवरी में हुआ था उनका, मार्च में लॉकडाउन और लग गया था। दिसंबर में मैंने ओपन करा था अपनी शॉप। अभी मेरे को आप ये बताओ, आपके पास कई लोग आते होंगे, कुछ एडवाइस मांगते होंगे, कोई बंदा ऐसा आया कि भैया मेरे को 3 महीने में या 2 महीने में बॉडी बनानी है, क्या इनटेक लूं कि मेरी बॉडी बन जाए? आते हैं ऐसे भी कि भाई वो मेरी भाई की शादी होने वाली है, तो उसके लिए आप कुछ ऐसा बताइए कि मेरी जल्द से जल्द बॉडी बन जाए। तो मेरा मानना है कि शॉर्टकट लेने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक गोल अपना बना के रखिए और एटलीस्ट अपनी बॉडी को तकरीबन 1 साल तो दीजिए आप, कि एक आप नेचुरली बॉडी बनाए और नॉर्मल, क्योंकि आप गलत चीज यूज करने से कोई मतलब 3 साल में नहीं बन पा रही है। आपका पूरा प्रोफेशन ही अलग है। आप थोड़ा सा मेरे पास आइए और अपन बैठ के डिस्कस करेंगे उस मैटर में, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि अच्छे से और प्रॉपर गाइड कर पाऊं। अच्छा, मेरे को एक चीज याद है, हम लोग जब कॉलेज में थे तो एक चीज आती थी क्रिएटिन बोला जाता था उसको, कि बोले आपको बॉडी बनानी है तो क्रिएटिन भी बहुत हेल्पफुल होता है। अभी यंगस्टर में जो यंग लड़के हैं उनमें ये चीज बड़ी फेमस हो रही है, क्रिएटिन। उनका मानना ये है कि यार हम क्रिएटिन भर ले लेंगे तो उसमें हमारी बॉडी बन जाएगी। नो डाउट, अगर आप क्रिएटिन जो सेफ इनटेक है 3 ग्राम से 5 ग्राम तक, इसको अगर आप बॉडी में डाल रहे हैं तो ये आपकी पावर डेवलपमेंट करेगी, बॉडी में एक वाटर होल्ड करता है और स्ट्रेंथ डेवलपमेंट करवाएगी। जो हर यंगस्टर को समझ में आ रहा, ऐसा लग रहा है कि यार मैं क्रिएटिन ले रहा हूं तो मेरी बॉडी बन रही है। जैसे आपने यंगस्टर्स का बोला, कितनी उम्र से आप ये सप्लीमेंट्स पे आना चाहिए लोगों को? मतलब मैं तो जिम में देखा, लोग 14 साल के 13 साल के लड़के भी आ रहे हैं, उनको भी कोई बोल देता है वे प्रोटीन लो आप। तो कौन सी एज है जहां से आप बोलना चाहेंगे कि हाँ इस एज के बाद में आप सप्लीमेंट्स कंज्यूम करें?
देखिए, ये डिपेंड करता है कि जीन्स किसके कितने स्ट्रॉन्ग जीन्स हैं, क्योंकि अभी आज जो नॉर्मल खाना है वो नॉर्मल प्रॉपर फूड मिल ही नहीं रहा है, कुछ भी मार्केट में ओरिजिनल नहीं मिल रहा है, कहीं ना किसी चीज में केमिकल है। बिल्कुल। अगर आपके जीन्स अच्छे हैं तो आप नॉर्मली 18 साल के बाद से आप प्रोटीन पे आ सकते हैं। अभी आपको क्रेटीन वगैरह तो अवॉइड करिए। प्रोटीन में भी लिख देना चाहिए ना 18+ होना चाहिए। अब वो उसमें नहीं लिखा रहता कहीं भी 18+। कहीं भी 18+ नहीं लिखा रहता है, क्योंकि क्या होता है कि कुछ छोटे बच्चे भी रहते हैं, मतलब सपोज 16 साल के बच्चे भी मिच्योर्ड हो जाते हैं, हाँ, तो वो भी ले सकते हैं। पर मैं पर्टिकुलर 18+ इसलिए बोल रहा हूं कि फिर इंसान बोलेगा कि यार भाई आप छोटे बच्चों को प्रोटीन इंटेक करवा रहे हो, ओके, उनका नेचुरल फूड इंटेक नहीं करवा रहे। पर अभी नेचुरल फूड में इतना प्रोटीन सप्लीमेंट बचा है, फूड बचा ही नहीं है कि आप उनको कंज्यूम करवा। इसलिए अभी जो सबसे अच्छा बैकअप और जो नीड है वो प्रोटीन ही है, जो प्रॉपर आपकी बॉडी को रिकवर कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही सोहेल भाई। अगर आपको बॉडी से रिलेटेड कोई भी सवाल करना हो, वेट गेनिंग करनी है, लॉस करना है, आपका मल्टीविटामिन्स के बारे में जानना है, वे प्रोटीन के बारे में, या कुछ और भी जानना हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए, हम सोहेल भाई को दोबारा बुलवाएंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करा है तो मेरी तरफ से सोहेल भाई आपको 10% डिस्काउंट और देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सोहेल भाई, थैंक यू।